जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। क्या जातियों को खत्म करने के लिए कोई प्रयास हुआ? मैंने मेरी आरएसएस को जानकार है, बोले कि मुसलमान को तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो हम बोले दलित पिछड़ा जो डंडा लेके जो है खड़ा रहता है उधर, जब मुसलमान चला जाएगा तो आपके लिए डंडा कौन चलाएगा? वो डंडा आपकी तरफ नहीं आएगा। अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य पर खतरा बन सकता है। अगर व्यवस्था उत्प्राणकारी हो जाए तो प्रतिरोध को फैशन बनाना चाहिए। और आगे विश्वविद्यालय में देखिए, एक नंबर कुंजी छाप, फर्जी परचून छाप, आर्टिकल किताब लिख के प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं दलित समुदाय से बिलोंग करता हूँ और ताल ठोक कर दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हूँ और देश के हर मंच पर बोलता हूँ। आप चले जाइए, इनको सवाल उठाइए खाली वाइस चांसलर को और प्रिंसिपल को और प्रोफेसर को, और दबंगई से उनके कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। मेरा परिचय दिया गया कि मैं कमजोरों की आवाज हूं, उनकी आवाज बुलंद करता हूं, लेकिन आज मैं कमजोरों की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा वीकर सेक्शन की नहीं, स्ट्रॉन्गर सेक्शन की, और कोट एंड कोट इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल। जिस जमात में मैं भी आता हूं, तो आज मैं इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की बात करूंगा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि इसका बहुत रिश्ता है जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसमें। एक कहावत है कि सिस्टम बिकम्स ऑपरेसिव देन लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल। अगर व्यवस्था उत्प्राणकारी हो जाए तो प्रतिरोध को फैशन बनाना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है और वो मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन बात करने से पहले क्योंकि शेरो शायरी की बात होगी तो थोड़ा मैं भी सुना दूं। तो अकबर इलाहाबादी से शुरू करता हूं। खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक और सुना देता हूं, उसी में सब बात है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सेफिरों का सामना। अब दिनकर बहुत ही चर्चित कवि हैं हमारे बिहार के, मैं बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। उनकी भी एक लाइन सुनाता हूं, उसके बाद संक्षेप में अपनी बात रख दूंगा। सबर शेष है नहीं पाप का भारी केवल व्याप, समर शेष है नहीं पाप का भारी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसमें थोड़ा ताली कम बजा रहे हैं, गड़बड़ मास्टर लोग को ताली चाहिए होता है, पत्रकारों को। इसमें थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। ये लाइन सही, और एक लाइन और लिख देता हूं मौजूदा रिजीम को देखते हुए, जो आरएसएस भाजपा की रिजीम है, कि जो झुलमुल है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सारी साहब तुरंत इधर या तुरंत उधर, ओवरनाइट सेकुलर ओवरनाइट कम्युनल, तो जो झुलमुल है उसके भी अपराध इतिहास लिखेंगे। और ये गंभीरता से अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो अम्बेडकर साहब को ही पढ़ के आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटीज के बारे में उन्होंने क्या कहा था। आज कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, तो क्या क्या यहाँ के माइनॉरिटीज को मिल गया, ये भी तो बता देते लिस्ट। कोई जागीरदारी मिल गई, जमीन मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, क्या मिल गया कि डंडे मिल रहे हैं। तो बाबा नागार्जुन नाम आपने से सुना होगा, आपने कहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार के 5 स्तंभ बताए थे, और उसमें से 5वां जो स्तंभ है वो बड़ा स्पेशल, उसके बारे में वो लिखते हैं कि 5वीं लेकिन स्पेशल कतार होगी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की। इस कतार को मैं स्पेशल इसलिए मानता हूं कि बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की फकुर सुभाषी के बिना शासक वर्ग इतना पतित हो ही नहीं सकता। पत्रकार, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल जब नेताओं की चमचागिरी में लहालोट होने लगे
तब आप समझ रहे हैं, वकील साहब, वकील लोग जब लड़ाई लड़े थे तो देश को आजाद करवा दिया था। आगे लिखते हैं, स्पष्ट है कि मेरे जैसा साहित्यकार भी इसी पंक्ति में आता है। दूसरी बात यह है कि हमारी इस कतार में जो आगे खड़े हैं उन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री तमगों से सजा दिया गया है। तो जिनको पद्म भूषण, जिनको आजकल वाइस चांसलर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, डायरेक्टर बन रहे हैं, जरा उनका बैकग्राउंड, उनका सोशल एडिटिंग कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बाबा नागार्जुन आज कितने प्रासंगिक थे। दिनकर साहब के बारे में मैंने पहले कहा, उनके भी एक कोट में सुना देता हूँ। दिनकर साहब बिहार के थे, बड़े कवि, साहित्यकार, लीडर में है भूमिहार कम्युनिटी से, और उन्होंने लिखा है बुद्धिजीवियों की भूमिका पे। इसलिए मैंने कहा कि आज सिर्फ इंटेलेक्चुअल से बोलूंगा, आज दलित, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, सोशल जस्टिस पर नहीं बोलूंगा। लिखते हैं कि असल स्थिति यह है कि जनता चाहती है कि मनुष्य, इंटेलेक्चुअल ऐसा हो जो राजा और प्रजा दोनों को डांट सके। जब तक इंटेलेक्चुअल इस धर्म का पालन करता है तब तक जनता उसके साथ रहती है। स्वराज्य के पूर्व तक मनीषियों का, इंटेलेक्चुअल्स का इस देश में बड़ा सम्मान था, क्योंकि मनीषी शासकों के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर अब मनीषियों का आदर बहुत कम हो गया है। जो मनीषी लेखक और कवि हैं वे कला की सेवा तो करते हैं, लेकिन समय के चलते प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट है यह सुरक्षा की राह है, और जो सुरक्षा खोजता है जनता उसकी खोज नहीं करती। हम लोग सुरक्षा की खोज में ही मरे हैं। राजनीति, अफसरशाही और इंटेलेक्चुअल के संबंध में और जो चाटुकारिता की जो संस्कृति हुई, जो फोर्थ पिलर कहते हैं, मीडिया में, एकेडमिक्स में, आप लीगल प्रोफेशन में, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो दिलचस्प है। आज जो स्थिति है, जिस समाज में हम जीते हैं, उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, मैनेजर अफसर है, और मनीषी इंटेलेक्चुअल मजदूर। कुछ मनीषी अध्यापक और प्राध्यापक है, कुछ लेखक और कवि है, मगर वे हमेशा चौकन्ने और सतर्क रहते हैं कि कहीं मुंह से ऐसी बात न निकल जाए जिससे सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हो। जिस समाज के मनीषी असुरक्षा की भावना से इतने सशंकित, भयभीत हो, उस समाज का नेता राजनीतिज्ञ ही होगा। सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है, यही सिद्धांत ठीक था, हमने इस बैर को बुझाने की कोशिश की, हमारी एक गलती होगी। What is the role of intellectual? Even we have to criticize और समीक्षा, विश्लेषण करना है, चाहे सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे एलीट कॉलेज में पढ़ाता हूं, और आगे विश्वविद्यालय में देखिए, एक नंबर कुंजी छाप, फर्जी, परचून छाप, आर्टिकल, किताब लिख के प्रोफेसर बन रहे हैं और वाइस चांसलर बन रहे हैं। तो परचून छाप, अगर आप विजिलेंस इंक्वायरी करवा लीजिए, मैं गारंटी दावा कर रहा हूं, तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, परचून छाप, किताब, आर्टिकल, कुंजी लिख के बनेंगे, तो इंटेलेक्चुअल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो बेचारा अब तो किसी तरीके से नौकरी बचाने में, अपना सर्टिफिकेट छुपाने में, अपना लेख छुपाने में परेशान है। अरे हम लोग लिखते हैं तो जाके गूगल कीजिए, तो किताबें निकल जाएंगी। काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी 6 किताबें मिल जाएंगी। इनके जाके बायोडाटा चेक कीजिए, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोर्ट जाइए, और खास तौर से आप दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ कि मैं दलित समुदाय से बिलोंग करता हूं, और दाल ठोक कर दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हूं, और देश के हर मंच पर बोलता हूं। आप चले जाइए, इनको सवाल उठाइए, खाली वाइस चांसलर को, और प्रिंसिपल को, और प्रोफेसर को, तो पता लग जाएगा कि ये पिटिशनर, ये जो फरियादी है, वो माइनॉरिटी है या दलित समुदाय का है। पूरी कायनात लग जाती है उस अपराधी को बचाने में। आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा न्याय। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं, अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, गर्व हो जाएगा, लगेगा कि हम आप अपनी कथा सुना रहे हैं।
लेकिन दिस इज द रियलिटी एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री। जाके आईआईएम का प्रोफेसर को उठा के देखिए कौन वाइस चांसलर बन रहा है। जब तक आपको सर्टिफिकेट संगम शरणम का नहीं मिलेगा तब तक आप बन नहीं सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28वां साल पढ़ाने का मेरा अनुभव, 11 किताबें लिख के मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अभी विकास जी आते तो पूछते क्या FIR होने से किसी का विदेश जाना रुक सकता है? वकील साहब है, मित्र साहब बताइए, सिर्फ FIR होने से किसी का प्रमोशन, विदेश जाना, लेक्चर देना, ये तमाम को रुक सकता है? पूरी कायनात लगी हुई है कि इसको रोक दो। लेकिन क्या मेरी गिरफ्तारी से भी मेरी आवाज कमजोर हुई? उसके बाद जब निकल कर आया और मजबूती से और दबंगई से इनके कुशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। और यही इंटेलेक्चुअल का काम है। इतिहास जो है कायरों का, बुजुर्गों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास बहादुरों का, योद्धाओं का लिखा जाता है। उसे लिखा तो जाता है माफी वीरों का, ये भी लिखा जाता है। लेकिन जब हमारा इतिहास 50 साल बाद लिखा जाएगा तो जरूर लिखा जाएगा कहीं फुटनोट में इतना छोटा सा कि जब आग लगी हुई थी जंगल में तो अपने औकात के हिसाब से टक्कर ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। हम कोई पॉलिटिकल आर्मी नहीं है, इंडिविजुअल रिसर्चर एक्टिविस्ट है। जर्नलिस्ट जो लड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लड़ रहे हैं, जो वकील लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं आप लोग तय करेंगे, मैं नहीं कर सकता। हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज को जो सहूलियत दी जा रही थी उसके बारे में उनका स्टेटमेंट है। और नवंबर 4 नवंबर 1948 संविधान सुपुर्द करने से तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने लिखा है और बहुत ही दिलचस्प है, आप गंभीरता से सुनिए। कई मंच में ये कोट में देखा कि माइनॉरिटीज को जो प्रावधान दिया गया है छूट का, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जिम्मेदार नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ये ओपिनियन था कि माइनॉरिटीज को ये राइट दिया जाए। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को नकारना इन मेजोरिटी की सबसे बड़ी गलती थी। उसको एग्जिस्ट नकारना। मेरी RSS से कुछ जानकार है, बोले कि मुसलमान को तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो हम बोले दलित पिछड़ा जो डंडा लेके जो है खड़ा रहता है उधर, जब मुसलमान चला जाएगा तो आपके लिए डंडा कौन चलाएगा? वो डंडा आपकी तरफ नहीं आएगा, वो आपकी तरफ आने वाला। आगे लिख रहे हैं कि कहा उन्होंने कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना गलती थी मेजोरिटी की, और अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकवाद को सीने में चिपका के लगे रहना ये भी गलती, ये भी गलती। दोनों उद्देश्य साध्य हो, उसका सोल्यूशन हो, कैसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी समय माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों एक समान हो। संविधान सभा द्वारा उपाय जो सुझाए गए हैं उसका स्वागत होना चाहिए। अल्पसंख्यक के जो राइट दिए गए हैं उसका जो विरोध करते हैं, उसके लिए अम्बेडकर ने 2 बातें कही और 2 बातें बहुत ही ऐतिहासिक है। पहली बात यह कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है। अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य का खतरा, पूरे राज्य पर खतरा बन सकता है। किसी आदमी को इतना मत दबाओ कि दीवार में चिपक जाए, दीवार में जब चिपकेगा तो उसके बाद टक्कर ही मारेगा, सर ही मारेगा, नीचे जाने का रास्ता ही नहीं। यूरोप का इतिहास इसी तरह की भरपूर और भयानक घटनाओं का गवाह है। दूसरी बात यह कि भारत के माइनॉरिटी ने अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बहुसंख्यकों को सौंपना स्वीकार किया है। भारत के मुसलमानों ने मुसलमानों को नेता नहीं माना। उनके सारे नेता जवाहरलाल नेहरू हो, अम्बेडकर हो, कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, वो सब हिंदू नेता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव। उन्होंने हिंदुओं को अपना नेता माना। और यहाँ पर आयरलैंड का एक एग्जाम्पल देते हैं जो बेहद दिलचस्प है कि आयरलैंड में जब प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक अपनी मांग कर रहे थे तो डिबेट में रेमंड ने कार्सन से कहा कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक के लिए आपको जो चाहिए, जो सहूलियत चाहिए वो मांग लीजिए, हम आपको देंगे, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। कार्सन ने जवाब दिया था कि आपके द्वारा जो सुविधाएं हमें दी जा रही है उसको चूल्हे में झोंकिए, चूल्हे में झोंकिए। हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। लेकिन भारत के किसी भी माइनॉरिटी ने, किसी भी अल्पसंख्यक ने ऐसी
धारणा नहीं अपनाई, किसी ने ऐसी भूमिका नहीं अपनाई। उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं का राज स्वीकार किया, उसका नेतृत्व स्वीकार किया। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका कर्तव्य है। इसका एहसास जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको रखना होगा। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या खत्म हो, एक सार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यक के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक मेजॉरिटी जिस क्षण छोड़ेंगे उस क्षण अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं होगा, वे एक सार हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब के नाम पर ढोल मत बजाओ, गले में माला और विचारों पर ताला। बाबा साहब के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर मत बनाओ, बड़ी मूर्ति मत बनाओ। ये पन्ने उठाकर देखो, वॉल्यूम 40 पेज नंबर 109 जाके पढ़िए। तो बाबा साहब के नाम लेकर अपना निजी के खिलाफ लोगों को भड़काओगे, ये नहीं चलेगा। भले ही हमारी संख्या प्रतिरोध करने वाले की संख्या कम हो, लेकिन ये प्रतिरोध जारी रहेगा। लोकतंत्र चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? ये पूना के 1952 में पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही जबरदस्त भाषण है। 7 पॉइंट है, डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, खाली पॉइंट में कह रहा हूं। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी है ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं? मजबूत और सुरक्षित विपक्ष चाहिए। सब जेल में जा रहे हैं, विपक्ष डराया जा रहा है। कानून और प्रशासन में समानता, कानून में तो सब बराबर है, लेकिन प्रशासन की नजर में समान है कि नहीं? बुलडोजर किसी खास लोगों का नहीं देखा और किसी का नहीं देखा। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जा रही जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं, सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ा है। सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी, और दूसरा मास कॉन्शियसनेस। साथ इसके आधार पर जो शासन चल रहा है उसका आप एनालिसिस कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 25 नवंबर 1949 का लंबा भाषण है, 3 लाइन सुना के बात खत्म कर देगा कि भारत में बौद्धों की जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस थे उसको गवाई। लंबे समय से डेमोक्रेसी प्रयोग में नहीं होने के कारण उसका नया लगना भारत जैसे देश के लिए स्वाभाविक है। यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से आया डेमोक्रेसी अपना बाहरी रूप तो बनाए रखेगा कि हम डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, अंदर के पन्ने खा डाले। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना अर्थात तानाशाही के पैदा होने की ज्यादा जबरदस्त खतरा है। तो चलिए कम से कम 240 में हटा दिए, तब जरा फुरफुर नहीं हो रहा है। वो 400 आता तो यही होता जो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहते थे, जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। क्या जातियों को खत्म करने के लिए कोई प्रयास हुआ? ये वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया एक शानदार इंटरव्यू है कि भारत में लोकशाही का भविष्य, उसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उस पर नेशनल डिबेट होना चाहिए। आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।